देशों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए पहुंच चुका है और इस बातचीत के जरिए क्या समाधान निकलना है इस पर भी हमारी निगाहें। नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये बातचीत तो बहुत दफे हुई है, लेकिन जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है, क्या उस बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा और ये सीज फायर तक मामला पहुंचेगा? देखिए, सीज फायर यानी संघर्ष विराम ये ऐसी मांग है जो कि यूक्रेन की तरफ से बार बार की जा रही है और यूक्रेन ने साफ किया कि जो न्यूनतम मांग उनकी तरफ से की जाएगी वो ह्यूमैनिटेरियन होगी, यानी मानवीय मानवता से जुड़ी होगी, और दूसरी सबसे बड़ी मांग उनकी तरफ से संघर्ष विराम की होगी। लेकिन रूस का कहना है कि पहले ये आश्वासन दे जेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से कि वो नाटो का हिस्सा नहीं लेंगे। तो जेलेंस्की ने भी साफ किया एक इंटरव्यू में कि वो रूस के तमाम डिमांड पे विचार कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि जो मांग की गई है रूस की तरफ से कि न्यूट्रल रहेगा यूक्रेन, उस मांग पे यूक्रेन अपनी सहमति जताए। और डोनबास को लेकर भी एक मुख्य मांग है, डोनबास में कोई कॉम्प्रोमाइज करने को यूक्रेन तैयार है कि नहीं। जो जेलेंस्की ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि डोनबास पे भी यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। हाँ, वही पूर्वी क्षेत्र को लेकर जो कहा गया है, तो क्या वो हारने के लिए तैयार है? क्या हम इसको इस तरीके से समझे कि अब वो जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो रूस का हिस्सा हो जाएगा? देखिए, रूस का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि रूस ने उन दोनों क्षेत्रों को एक मान्यता दी है, एक नए देश के तौर पे मान्यता दी है। तो रूस के हिस्से के तौर पे वो मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरी अहम बात की रूस के बहुत अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। मैं आपके पास आती हूँ नीरज। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जरा हम दर्शकों को अपडेट कर दे। जिस हमारे सहयोगी भी मानवता का जिक्र कर रहे थे कि बातचीत में यह मसला उठेगा, उठना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक इस युद्ध में 144 बच्चों की मौत हो चुकी है, 220 ऐसे बच्चे हैं जो कि घायल हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। क्या ये ग्राउंड नीरज हो सकता है बातचीत में? क्योंकि आपने भी कहा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए बातें आगे बढ़ाई जाए, और 144 ऐसे बच्चे हैं बेकसूर बेगुनाह, ऐसे बच्चे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, जो न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पे अब अभी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 144 बच्चों की मौत हुई है और बहुत सारे ऐसे सिविलियन हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये मुद्दा यूक्रेन की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, रूस के बहुत सारे अधिकारियों का ये कहना है कि इस लड़ाई में सिर्फ दो देश शामिल नहीं है, रूस और यूक्रेन शामिल नहीं है, बल्कि डोनबास के जो इलाके हैं वो जिन दो क्षेत्रों को मान्यता रूस ने दी है उनको अगर मिला दिया जाए तो कुल 4 देश हैं। तो रूस के अधिकारी ये मानते हैं कि ये लड़ाई महज यूक्रेन और रूस की नहीं बल्कि 4 देशों के बीच की है। मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, आपसे समझूंगी। जो रूसी विद्रोहियों की चर्चा होती रही है जो डोनबास और इन इलाकों में मौजूद है, क्या आप उनके बारे में बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जिन दो क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी थी, डोनेट्स्क और लुगांस्क की बात कर रहा हूं मैं, और उन क्षेत्रों को जब मान्यता दी थी तो उन्हें एक देश के तौर पे मान्यता दी गई थी और उसी के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। यूक्रेन का वो हिस्सा जरूर था, लेकिन उसमें रूसी समर्थित विद्रोही बार बार यूक्रेन का विरोध करते रहे थे और वहीं से युद्ध की शुरुआत हुई है। तो रूस के अधिकारी ऐसा मानते हैं कि इस पूरी लड़ाई में 4 देश इन्वॉल्व है, न कि सिर्फ रूस और यूक्रेन। आज की जो बातचीत इस्तांबुल में प्रस्तावित है या जो शुरू हो गई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूक्रेन की तरफ से ये रखा जाएगा कि मानवीय जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए, सीज फायर किया जाए और डोनबास को लेकर बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर देने जाने की यह खबर सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दावा किया गया है कि कीव में हुए शांति वार्ता में रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है अब्रामोविच जंग के बीच
पीस मेकर का काम कर रहे थे। दरअसल शांति वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 अन्य अधिकारी शामिल थे। खबर के मुताबिक जब वो सुबह उठे तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, स्वेलिंग उसमें थी, शरीर में दर्द हो रहा था और साथ ही उनके चेहरे और हाथों की स्किन निकलने लगी थी। और इतना ही नहीं, रोमन को कुछ देर तक दिखना भी बंद हो गया था। तो कीव में पीस मेकर की भूमिका में थे, जिन्हें जहर देने का यह बड़ा दावा, संगीन दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। जहर देने के बाद बताया गया कि रोमन की हालत बिगड़ गई, उनके शरीर में दर्द होने लगा, उनकी त्वचा में दिक्कतें सामने आने लगी, उनकी त्वचा जो स्किन थी वो अपने आप निकलने लगी थी। और शांति वार्ता में वो शामिल थे, यानी कि बीच का जो समझौता निकालना था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर वो निभा रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, जिनको कीव में जहर दे दिया गया था। डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर वो कौन है। 24 अक्टूबर 1966 को रोमन अब्रामोविच का जन्म हुआ। सोवियत संघ के सारातोव शहर में उनका जन्म हुआ था और मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी में वो हिस्सेदारी में थे। और पिछले दिनों रोमन ने फुटबॉल क्लब से अपना नाता भी तोड़ लिया था। पाबंदियों की वजह से क्लब से रोमन ने अपना ये नाता तोड़ा था। यूके ने रूसी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी थी। अब्रामोविच को पुतिन के करीबी दोस्तों में से एक माना जाता रहा है। अब्रामोविच के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महंगी यॉट है, लेकिन जिस तरह से उन्हें जहर देने का यह दावा किया गया वो अपने आप में एक बड़ी साजिश के तहत सामने आ रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में हुई शांति वार्ता में 3 वार्ताकारों को मारने की साजिश की गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि तीनों वार्ताकारों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कीव में 3 वार्ताकारों को मारने की ये बड़ा प्लान रचा गया। वार्ताकार रोमन अब्रामोविच की हत्या की कोशिश। रूस यूक्रेन वार्ता में अहम किरदार है, आपको बता दें। अब्रामोविच, इनको जहर देने की ये कोशिश की गई। रूस की तरफ से जहर देने के बाद अब्रामोविच की हालत काफी खराब हो चुकी है। यह कहा जा रहा है रोमन को कुछ देर तक दिखना बंद हो गया था जब उनको जहर दिया गया है। तो ये बड़ी साजिश, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली साजिश यहां पर देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से रूस की फिर एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी यहां पर दी गई है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है उसमें परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। रूस ने एटम बम के इस्तेमाल की एक बार फिर से बड़ी धमकी यहां पर दी है और रूस ने कहा है कि अगर किसी तरह से यूरोपियन कंट्री ने कोई भी हिमाकत की, कोई भी साजिश रूस के खिलाफ रची तो एटम बम का इस्तेमाल रूस कर सकता है। तो आप देख सकते हैं 34 दिन इस जंग को हो गए हैं। लगातार भीषण जंग चल रही है। रूस एक के बाद एक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अमेरिका, यूरोपियन देश की तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है और अब ये बड़ा बयान रूस की तरफ से। और आपको लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जंग कहां तक पहुंच चुकी है। आखिरकार ज़ेलेंस्की की शर्त, पुतिन के तेवर, ये देखिए, यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये पुतिन कह रहे हैं। युद्ध रोक सकता हूं और पुतिन कह रहे हैं मैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तो एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ इस युद्ध में पुतिन की बड़ी धमकियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो तटस्थ स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या रूस मानेगा इसके लिए? कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे दे, तीसरे पक्ष को शामिल होने का न्योता भी यहां पर दे रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर समझौते को तैयार हो गए हैं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है वहां पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन क्या पुतिन मानेंगे? आमने सामने की वार्ता से युद्ध समाप्त होगा, यानी बातचीत के जरिए समस्या का समाधान यहां पर करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन क्या पुतिन इसके लिए तैयार होंगे? बिना देर किए शांति हो, बातचीत, एक अवसर और जरूरत भी, लेकिन ज़ेलेंस्की की ये सारी बातें, ये सारी शर्तें पुतिन मानेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।